Thank you. Hi, Ankita. हेलो। हेलो Good evening, sir. बेटा। Sir, how are you? हेलो बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, फाइनली लाइव आना हुआ। कैसे हो बेटा आप? सर हम अच्छे, आप बताइए। थैंक यू सो मच सर लाइव आने के लिए। कैसे? अरे बिल्कुल, आप लोगों के लिए कुछ भी बेटा। बताओ कैसे हो, कैसे चल रहे हैं एग्जाम, कैसे हुए एग्जाम्स बेटा? एग्जाम तो सर अच्छा था, मतलब जैसा जैसा आपने बोला था एमसीक्यू के लिए वैसा ही किए थे, बट अब आईसीएसआई का रिजल्ट तो पता ही है तो अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, अच्छा गया था। बिल्कुल। लाइक हम बहुत खुश हैं एग्जाम देके। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आप खुश हो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर आपने अच्छा पेपर्स दिए तो रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा, डोंट वरी। हाँ आप बताओ सर। बेटा, और क्या चल रहा है? और सर फाइनली मेरा एमकॉम का खत्म हो गया कल। सो हम डिसाइड किए, बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमको आपसे पूछना है और मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पूछना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो हम बिल्कुल आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछो मेरे से, मैं बिल्कुल यहाँ अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। जो भी सवाल है आप पूछो, बिल्कुल। बताओ बेटा। सर पहला क्वेश्चन ये है ना कि अगर जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, तो जो ईडीपी होगा वो हम्म। हमको कैसे चूज करना है, मतलब कि अलग अलग चैप्टर्स का है तो कहाँ पे बेस्ट पड़ेगा। अच्छा देखो बेटा, क्या है कि जब आप लोगों का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम खत्म हो जाता है हम्म। या आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में होते हो, हम्म। तब भी आप ईडीपी का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। हाँ। ईडीपी कंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पर्पस। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अगर आपको करनी है हाँ। तो जो आपका ईडीपी प्रोग्राम है वो आप प्रोग्राम कंप्लीट करना है, तो इसका आप 30 डेज की हाँ। टीडीपी कर सकते हो। ठीक है। अब कहाँ से चूज कर सकते हैं, जो आपका सवाल है वो है कि कहाँ से चूज कर सकते हैं। देखो, जो भी बच्चा जिस जुरिस्डिक्शन में रहता है, जिस भी हाँ। आसपास का जो आपके का चैप्टर होता है, जहां भी आप रहते हो, आप उस चैप्टर में फोन कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कोई भी आसपास की डेट में ईडीपी अवेलेबल है कि नहीं। पहला ऑप्शन ये आपके पास है। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल है स्टिमुलेट पोर्टल। स्टिमुलेट पोर्टल के बारे में आप जानते हो बेटा? नहीं सर। स्टिमुलेट, देखो अच्छा, दो पोर्टल के बारे में आप सब जानते हैं। एक तो है अपना स्मैश पोर्टल, ठीक हाँ। है, हाँ। और दूसरा है ई लर्निंग वाला पोर्टल। ठीक है। यस सर। है। हाँ। तीसरा एक और पोर्टल है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेट वाला पोर्टल। स्टिमुलेट वाले पोर्टल का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है बेटा, हाँ। वो स्मैश का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। ठीक है। ओके सर। जब आप किसी भी तरह की जब आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग, जो हाँ। लॉन्ग टर्म हो या ईडीपी हो, जब आप उसको ज्वाइन करते हो तो जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टिमुलेट पोर्टल से होता है। ठीक है। ओके सर। जब भी आप करोगे, चाहे वो ईडीपी करोगे, चाहे वो आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? उसका रजिस्ट्रेशन स्टिमुलेट पोर्टल पर होगा। ठीक है सर। जैसे ही स्टिमुलेट पोर्टल पर आप लॉग इन करोगे तो ऊपर कई सारे टैब्स आएंगे, वहां लिखा होगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। जैसे ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे तो नीचे जैसे ही टैब आगे बढ़ेगा तो आपको सारे रिस्पेक्टिव नियर बाय जो भी ईडीपीज हो रही होंगी वो हम्म। सब उस कॉलम में वहां पे नजर आ जाएगी। आप डायरेक्टली वहां से ऑनलाइन भी उसको अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल होता है। ओके सर। सर एक और ठीक है बेटा। क्वेश्चन, हाँ सर कोई क्लियर हो चीज? गया। ये एक और क्वेश्चन है मेरा कि ईडीपी का हम देखे थे, एक ऑनलाइन मोड होता है, एक क्लास मोड होता है, तो वो 15 डेज का जो ऑनलाइन मोड होता है जहां से लेते हैं वहीं से हम लोगों को क्लास मोड लेना है, या फिर कोविड की वजह से कुछ चेंजेस है। देखो बेटा, क्या है कि जो 30 डेज का ईडीपी प्रोग्राम था वो दो हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड किया गया था। 15 डेज जो कि ऑनलाइन होगा और 15 डेज जो कि ऑफलाइन होगा। हाँ। ये कोविड को मद्देनजर रखते हुए सिचुएशन क्रिएट की गई थी, जो अभी भी कंटिन्यू है एज इट इज। कोई भी चेंजेस अगर इस तरह में आते हैं तो इंस्टीट्यूट उसके लिए नोटिफिकेशन निकालता है। ठीक है। हम्म। अब रही बात ऑनलाइन, जो 15 डेज आपको कंटिन्यू करना है वो कैसे करना है, वो आपको स्टिमुलेट पोर्टल पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ऑफलाइन ईडीपीज के बारे में भी लिखा होगा और ऑनलाइन ईडीपी के बारे में भी लिखा होगा, और राइट हैंड साइड पे रिस्पेक्टिव फीस लिखी होगी, अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, वहां से अप्लाई करोगे तो सीधा आपको ई लर्निंग पोर्टल पे ईडीपी का टैब जनरेट हो जाएगा 15 डेज के ओके लिए। सर। ठीक है। सर फीस भी वेरी होता है चैप्टर टू चैप्टर ना। फीस बेटा, हाँ बेटा, फीस वेरी होता है, बट इंस्टीट्यूट ने अपने कुछ प्राइजेस सेट किए हुए हैं
तो बहुत ज्यादा प्राइसेस में वेरी नहीं होता। समझ लो 4,500, 5,000, 6,000, 7,000, 7,500, इससे ज्यादा ईडीपीज के कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा सर। सर ईडीपी में ठीक है बेटा। बेसिकली हम लोगों को क्या क्या स्किल मतलब सीखना रहता है, या फिर कुछ स्किल जैसे हम सुने थे कि एडवांस एक्सेल हो गया और उसके अलावा टैली का जो बेसिक है वो सब नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत वो लोग बताते ब्रश अप करते वहां पे। अच्छा बेटा, आपको ये कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली? सर फ्रेंड नहीं, फ्रेंड। करेक्ट वो करेक्ट नहीं, अच्छी बात है कि आप लोगों के जो दोस्त हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उसमें आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो सोर्सेज हैं आप लोगों के, तो उस सोर्सेज की ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो थोड़ी सी वीक है। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि 15 डेज जो आप ट्रेनिंग करोगे जाकर, जहां पर प्रोग्राम अटेंड करोगे, तो हाँ। आपके पास जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, या आपके पास टैली की नॉलेज होनी चाहिए, या आप एक्सेल में परफेक्शन लेके बैठे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम्म। 15 डेज प्लस 15 डेज ऑनलाइन और 15 डेज ऑफलाइन, जो हाँ 30 डेज होते हैं ना, वो सीएस की लाइफ में, एक हाँ सीएस की जो 4 साल की एक लंबी जर्नी होती है ना, उसमें ये खूबसूरत दिन होते हैं। तो हाँ। इसमें आपको क्या करना होता है, उसको एंजॉय करना होता है। वहां पर आप जब जाते हो, 7-7, 6-6 घंटे की ट्रेनिंग होती है, हर दिन आपको जाना होता है। वहां पे आपको अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगह से हाँ बहुत सारे जो है दोस्त बनाने को मिलते हैं। वहां से आपको एक दूसरे का कल्चर सीखने को मिलता है। तो दिस इज योर न्यू जर्नी, और जहां पर आप चीजों को अडॉप्ट करते हो, लाइफ की कुछ स्किल सीखते हो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं सीखते जो आप ऑलरेडी सीख कर आए हो। वहां पर आप एक नई चीज सीखते हो। जितने भी वहां पे मेंटोर्स आते हैं, या तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सीए या सीएस होते हैं, या कोई बहुत बड़े कंपनी में एमबीए किसी ने किया होता है, तो बहुत बड़े कहीं के सीईओ होते हैं, या फिर जितने भी एजुकेटेड और एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ना, वो हाँ वहां पर आते हैं। आपको पर्सनालिटी आपकी डेवलप करवाते हैं, आपको कुछ स्किल सिखाते हैं, आपको कुछ एजुकेशनल पर्पसेस, जो हमारी लाइफ में कंप्लाइंसेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें आपको कुछ घंटों में सिखाते रहते हैं। तो वो आपकी लाइफ का एड ऑन है। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर ये बताने के लिए। अच्छा, सेकंड क्वेरी ये है जी ना बेटा। कि सर एग्जामिशन वाला बहुत लोग पूछ रहे थे, तो वो एग्जामिशन वाला ऐसा कुछ है क्या सिस्टम, ट्रेनिंग के एग्जामिशन का? कौन सी वाली एग्जामिशन? सर जो ट्रेनिंग का कौन सी एग्जामिशन एग्जामिशन? होता है एग्जीक्यूटिव के बाद, ट्रेनिंग का जो रहता है एग्जामिशन, वो किन किन के लिए रहता है? हम्म। जैसे कुछ लोग सीए करते हैं, सीए साथ में करते हैं, तो जैसे सीए जो लोग कर रहे हैं उनका आर्टिकलशिप रहता है ये, तो क्या उनको फिर सीएस का भी करना पड़ेगा? देखो क्या है कि दो दो एग्जामिशन क्राइटेरियाज हैं ट्रेनिंग को लेकर। ठीक है, दोनों समझा देता हूँ। एक है अर्लियर ट्रेनिंग एग्जामिशंस, और एक है जो आपका न्यूली आपके ट्रेनिंग एग्जामिशंस हैं। हम्म। 3 फरवरी 2021 के बाद से एक नई ट्रेनिंग एग्जामिशन आ गई है, और उससे पहले एक पुरानी एग्जामिशन थी। ठीक है। हाँ नई सर। वाले के बारे में समझाता हूँ पहले, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगी। होगा। ठीक है। अब देखो क्या है, जो एग्जामिशन का क्राइटेरिया है, वो उन बच्चों के ऊपर है जिन बच्चों ने कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में 3 साल, 4 साल, 5 साल, सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ नोटिफाई है। मैं आपको शेयर कर दूंगा नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का। मैं आपको एक जिस्ट बता दे रहा हूँ। जैसे किसी भी बच्चे ने अगर 3 से लेकर 4 साल किसी भी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसका एक लिमिटेड टर्नओवर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, उस कंपनी में एज अ सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर, या किसी कंपनी सेक्रेटरी के, उसी कंपनी में किसी कंपनी सेक्रेटरी के असिस्टेंट के तौर पर काम किया है 3-4 साल, जो भी उन्होंने दिया इंस्टीट्यूट ने, और उस पर्टिकुलर कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो एड ऑन हुई है वो ये कि अब कुछ लोग जो लेक्चरार्स होते हैं ना कॉलेजेस में, जो अफिलेटेड यूनिवर्सिटीज में लेक्चरार होते हैं ना, यस सर। उनके लिए भी इंस्टीट्यूट ने लाइन खोल दी है कि अगर उन्होंने 3 से 4 साल किसी एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ाया है, 4 से 5 साल, तो उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगी। दो चीजें हो गई। यस सर। अब एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? एग्जेम्पशन लेने का जो तरीका है, मैंने बोला ना, जो ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो स्टिमुलेट पोर्टल पर आपको मिलेंगी। ठीक है। सर। अब इसका एग्जेम्पशन लेना है तो भी स्टिमुलेट पोर्टल पे लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो आपको कंपनी देगी कि हाँ भाई, इस बच्चे ने हमारे यहाँ 3 से 4 साल हमारे यहाँ ये काम किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सारे मॉड्यूल कंपनी सेक्रेटरी के क्लियर कर चुके हो।
ओके दैट सर। मीन्स आप प्रोफेशनल भी क्लियर कर चुके हो, दूसरी कैटेगरी है। तीसरी चीज 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज इंस्टीट्यूट लेता है आपको इस तरह का एग्जामेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि स्टिमुलेट पोर्टल पर आपको पेमेंट करना होता है और वो एग्जामेशन आपका अप्रूव हो जाता है। ये है आपका आज का क्राइटेरिया। अब जो पुराने बच्चे थे, जो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का ओल्ड हिस्सा सिलेबस। थे, उनके लिए जो ट्रेनिंग ओल्ड सिलेबस वाले थे या जो पुराने मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा थे, हम्म। उनके लिए जो एग्जामेशन मिलना था, उनके लिए जो फीस थी वो है 10,000 रुपए। ओके ठीक, सर। पहली चीज। दूसरी चीज, उनके लिए स्टिमुलेट पोर्टल अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल है, तो आप वहां से कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो एग्जामेशन जो मिलनी थी उसके क्राइटेरिया थोड़े से कम थे। लाइक अभी आपका कई जगह पे उन्होंने खोल दिया है। पहले क्या था, किसी भी कंपनी सेक्रेटरी के अंडर ही आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके किसी सर। ऐसी कंपनी में काम करोगे जहां कंपनी सेक्रेटरी है। तीसरी चीज, ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट, जो आप पूछ रहे थे उसका एक जवाब, जो हम्म। ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो बन चुके हैं, ओके सर। अगर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी 3 से 4 साल प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें सीएस की ट्रेनिंग से एग्जामेशन मिलेगा, वो भी 10,000 रुपए देने के बाद। उस टाइम पर ये लेक्चरर वाला सीन ओपन नहीं था। अभी ये लेक्चरर वाला जो है वो न्यूली सीन उन्होंने खोला इंस्टीट्यूट ने नए बच्चों के लिए, कि हाँ, अगर आप लेक्चरर के पोस्ट पर भी हो तो भी आपको एग्जामेशन मिल जाएगा, और उन्होंने फीस रिस्पेक्टिव बढ़ा दी है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है सर। कोई इसमें डाउट है? कोई इसमें क्लैरिटी है? सर नेटवर्क बेटा कोई इशू, इसमें डाउट है? आवाज क्लियर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है बेटा? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है बेटा? हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड। हाँ सर। अभी आ रहा है क्लियर? हाँ हाँ सर, अब क्लियर आ रहा है। अभी आ रहा है क्लियर? आपको इसमें कोई डाउट है? एग्जामेशन आपको समझ में आ गया क्या बताया मैंने? यस सर, यस। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? सर नेटवर्क इशू है अभी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ, बिल्कुल बताओ। नीचे कई सारे हाँ तो कमेंट्स भी आ रहे हैं जो बच्चों के हैं सर थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ट्रेनिंग हम लोगों का हाँ स्टार्ट होगा, तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद जो ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को रिज्यूमे तैयार करना होगा, उसके बाद हमको एक तो आईसीएसआई का है पोर्टल, उसके अलावा कहाँ कहाँ हम लोगों को मतलब अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, या फिर कहाँ पे ट्राई करना है ट्रेनिंग के लिए? मतलब देखो बेटा, कैसे पता चलेगा ट्रेनिंग के वैकेंसी के लिए लिए, अप्लाई सीएसपीएन की कर, वैकेंसी? सर हाँ, आप क्लियर है। हाँ सर बोलिए। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। देखो, पहला जो है आपने बताया कि इंस्टीट्यूट का एक पोर्टल बना है, पीसीएस पोर्टल, जहां पर आप जॉब ट्रेनिंग का प्लेसमेंट पोर्टल बना है, जहां पर आप हाँ रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग्स के बारे में पता कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन बेटा जो है वो फ्रीलांसिंग ऑप्शन है, जहां पर आपके कनेक्शंस हैं, हाँ। जहां पर आपकी जान पहचान है, वही सर आपको लिंक्डइन। रिकमेंड कर सकते हैं, वही आपको सर हाँ लिंक्डइन ना। सर लिंक्डइन। हाँ, बोलो बेटा। सर हम बोल रहे हैं लिंक्डइन बेस्ट होता है ना? लिंक्डइन, हाँ ऑब्वियसली लिंक्डइन जो है वो ऑब्वियसली वो तो कनेक्ट, जो प्रोफेशनल लोग हैं वहां पे आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे, दैट इज, वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा चीज बोल रहा हूँ कि जो कनेक्शंस है ना, जैसे देखो इतने ज्यादा सोशल मीडिया हो चुके हैं, हाँ सर। प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, यस चाहे सर। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। अब तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे हाँ सर, पेजेस बन गए पेजेस हैं हैं। जहां पर जिन भी पेज बन गए हैं जहां पर आपको वैकेंसीज के बारे में पता चलता रहता है। तो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बेटा, कनेक्शंस बनाना। कनेक्शंस के थ्रू आपको पता चल जाता है कि कौन से फर्म है, कौन सी कंपनीज है जहां पर आपको ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई, एक आपने बता दी थी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स होते हैं ना, यस सर। जहां पर आप जिस जुरिस्डिक्शन का हिस्सा होते हो, चैप्टर से कनेक्ट करके रखो। चैप्टर्स पे जब आप जाओगे तो वहां पे जो कोऑर्डिनेटर बैठे होते हैं, इंक्वायरी जो काउंसलर बैठे होते हैं, आप उनसे अपनी एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि सर, अगर आसपास की कोई भी जगह पे, क्योंकि जितने भी ट्रेनर, जो भी ट्रेनर्स होते हैं ना, वो हाँ चैप्टर में अपनी रिक्वेजिशन भेजते हैं कि मुझे इतने ट्रेनी चाहिए, मुझे इन सर। ट्रेनीज की जरूरत है। तो अगर आप चैप्टर के कनेक्ट में रहोगे तो आपको बहुत आसानी से ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर से कनेक्शन आप लोग का बनाते रहना चाहिए आप लोग सर को। ठीक है, बेसिकली नेटवर्किंग पे वर्क करना होगा हम लोगों को।
बेटा करेक्ट है, करेक्ट। आप बिल्कुल बेटा, आजकल का जमाना ही नेटवर्किंग का है, तो बेटा आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हो तो फिर नेटवर्किंग तो आपको बहुत जरूरी पड़ेगी। आज नहीं करोगे तो बाद में करोगे, तो करना हाँ तो पड़ेगा ही सर। ना, इसीलिए। हाँ सर। सर और एक कोई डाउट बेटा? सर ये क्वेश्चन और था, जब हम आर्ट्स वाला किए थे तो उसमें कोई पूछा था कि कैसे कंपनी लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस लॉ है, ये सबको कैसे मेमोराइज करें और कैसे हो कि मतलब अच्छे से वो याद रहे हमको। अच्छा, मतलब पूरे सब्जेक्ट को पूछ रहे हो कैसे लॉ याद रहे? वाले सब्जेक्ट जो है उनको कैसे मेमोराइज करें, जो मतलब फाउंडेशन से जाते हैं एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बहुत बड़ा हवा हम्म। रहता है ना, कि हवा हो जाता है कि हाँ एग्जीक्यूटिव में इतनी मोटी मोटी बुक्स कंपनी लॉ की कैसे क्या कैसे करेंगे, तो उनके लिए। अच्छा, उनके लिए देखो, ये सवाल बहुत नेचुरल है, और इस सवाल से बिल्कुल भी मैं हेजिटेट नहीं करता हूं, क्योंकि ये सवाल हमारे माइंड में भी आता था। ऐसा नहीं है यस। कि हमने पहले दिन से ही सोच लिया कि, तो ये सवाल हमारे हमेशा देखते थे कि जब 1000 पन्नों की बुक होती है तो आप ये सोचते हो कि इसमें से शॉर्टकट्स हम क्या निकालें। तो उसके लिए हम लोग हैं बताने के लिए कि शॉर्टकट्स आप निकाल सकते हो। देखो, पहली चीज तो ये है कि जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ। उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर यस आप सर। जितना रटोगे उतना आप भूले हो जाओगे, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं? 1000 पन्ना कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। उसके शॉर्टकट्स ये होते हैं कि कभी भी, जब भी पढ़ाई करो लॉ के बारे में, तो अपने एक सेल्फ नोट्स बनवाओ, ठीक है। अपने एक यस सेल्फ सर। नोट्स बनाओ। उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो चीज किताब में लिखी है उसको आपने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिख दिया, नहीं। उसमें से कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। हर प्रोविजन में, जितना भी लॉ होगा उसके हर प्रोविजन में कुछ कीवर्ड्स होंगे। उन कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करो। रेलेवेंट सेक्शन जो आप बना रहे हो, पर्टिकुलर नोट्स, उसके सामने वो कीवर्ड्स को पुट करो, ठीक। जब आपने वो नोट्स बना लिया, उसके बाद प्रोविजन आपने पढ़ लिया, चाहे वो टीचर के थ्रू पढ़ा चाहे खुद से पढ़ लिया, उसके बाद आप वहां से चले गए, तो उसके बाद वापस आपको उस मॉड्यूल को नहीं देखना है। फिर आपको सिर्फ अपने नोट्स के बारे में जानकारी रखनी है। और जो नोट्स में आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, उन कीवर्ड्स को जितनी बार आप देखोगे, उसको एग्जाम में पुट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को विजुलाइज कर पाओगे, एग्जाम में उतना ही आसान होगा उस कीवर्ड को याद करना। पहली दो चीजें तो ये हो गई। उसके बाद शॉर्टकट क्या है? स्कैनर्स। जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड भी करता है, जो स्कैनर्स होती हैं वो बिल्कुल हमारे क्लास 12 की तरह लास्ट 10 ईयर्स की सॉल्व पेपर्स होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके का इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डिमांड करता है, और किस तरीके के आंसर्स आपको प्रेजेंट करने हैं, कितने बड़े आंसर प्रेजेंट करने हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि हमको ये नहीं पता होता कि 4 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा हाँ। तो मुझे कितना लिखना है, मैं हाँ। कहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊं। अग्री सर। तो ये चीज आपको ये चीज आपको कैसे पता चलेगी बेटा? वो चीज आपको पता चलेगी जब आप स्कैनर्स उठाओगे और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, उसके आंसर्स भी उसमें मेंशन होंगे, तो वहां पर एक फुल स्टॉप लगा होगा कि 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना बहुत है। जब आपको इतना पता चल जाएगा, तो फिर आपका जो लेंदी आंसर होगा वो छोटे छोटे वे में, कंसाइज फॉर्म में, उस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप उसको यूज कर सकते हो। जो इंसान, एक बात और समझना, हाँ सर। जब भी कोई बच्चा 5 महीने 4 महीने के लिए पढ़ाई करता है, लॉ पढ़ता है, आप किसी टीचर से पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, 4 महीने आप पढ़ाई कर रहे हो, लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर बच्चे को समझ में आता है, ठीक है। लेकिन हर बच्चा जाके एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है? नॉलेज सबके पास होती है, क्योंकि अगर आप 3 महीने कंटिन्यूस बेसिस पे पढ़ाई करोगे, आप समझ लो कि आपको पता चल गया है कि लिखा क्या है। उसको प्रेजेंट करने में आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये तो आप भूल जाओ कि मेमोराइज करना आसान है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेमोराइज कर लिया है। अगर आपने कोई चीज समझ ली है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी वो आपको आता है, बस आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो एग्जीक्यूशन के लिए नोट्स बनाओ, उसमें कीवर्ड्स लिखो, स्कैनर उठाओ, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चेक करो, गाइडलाइन आंसर्स चेक करो कि कितना लिखना है और क्या लिखना है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, क्वालिटी लिखना है बस। और 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, ओके ठीक। सर, ये तो थ्योरी वालों हाँ। के लिए है ना। थ्योरी हाँ। थ्योरी के लिए है ना 100%। हाँ, ये तो थ्योरी वालों के लिए ना। देखो, आपने पूछा ना लॉज के लिए पूछा, तो मैंने आपको लॉ का हाँ। बताया कि कैसे आपको उसको मेमोराइज करना है, ठीक है। हाँ। और कुछ इसके अलावा पूछना है तो आप मेरे को पूछो, तो मैं उसका आंसर उस तरीके से दूंगा। किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकता है। सर वैसे हम अपना ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अगर कोई पूछा तो हम पूछ लेंगे। हमको ये पूछना था सर कि जैसे कि ये लॉ वाला क्वेश्चन, लॉ वाला जो है वो तो ठीक है, बट हम बहुत नोटिस किए हैं कि बहुत सारे लोग ना इसको जो सेक्शन होते हैं
वो भी कोट करने के लिए मतलब बहुत गलत भी कोट कर जाते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए कि सेक्शन कैसे अच्छे से याद रहे और वो एग्जैक्ट हम लोग वही सही कोट करें। करेक्ट। देखो इसमें भी कई सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखो गलत नहीं लिखना है। हाँ। आपको नहीं आता करेक्ट है, नहीं आता नहीं आता, हम भगवान नहीं हमको नहीं आता, हाँ। लेकिन गलत नहीं लिखना। क्योंकि सेक्शन का मतलब क्या है कि उस एक्ट में वो सेक्शन अगर किसी को दिया गया है और अगर आप सेक्शन गलत लिख रहे हो तो क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाएगा। तो यस आपको सर। सेक्शन नहीं लिखना, अगर आपको नहीं याद है तो आपको नहीं लिखना, ठीक। यस अब सर। आपको सेक्शन याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे किसी ने बता नहीं पाया, तो मुझे भी काफी वक्त लगा सेक्शन याद करने के लिए, लेकिन वो मैंने जब ढूंढा तो तरीका उसका क्या है। जो सेक्शन है ना, यस सर। कोई भी चीज के सेक्शन को याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसको कंटेंट वाइज मत याद करो। ओके कि सर। डिपॉजिट है तो 73 आ जाएगा, ठीक है। चार्जेस है तो 88 आ जाएगा, नहीं। ये नहीं, इस तरीके से नहीं याद करना है, आपको याद करना है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कैसे याद करोगे? जैसे डायरेक्टर्स हैं तो आपने पता किया कि डायरेक्टर एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर 149 से शुरू होता है और 170 या 169 में जाता है। तो आपको एक पैटर्न याद हो जाएगा कि 140 के 160 के आसपास कोई सेक्शन है तो वो डायरेक्टर का, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में जो सेक्शन जैसे 103 199 100 जो सेक्शन शुरू हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो बीच का एक टैब है, इस मीटिंग चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, इस डायरेक्टर चैप्टर में कितने चैप्टर्स हैं, इनकॉर्पोरेशन में कितने चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर वाइज अगर सेक्शन की रेंज को याद करोगे, हर सेक्शन को नहीं याद करोगे, सेक्शन की रेंज को याद करोगे, वो सेक्शन बहुत आसानी से याद होगा। दूसरी चीज, कभी भी कंपनी में देखना, कंपनी लॉ में देखना यस सर। कि कोई चीज जब शुरू होती है, कोई भी चीज शुरू होती है तो उसको सेक्शन 1 देते हैं। अब ये बताओ, कंपनी बनेगी तो हाँ। कंपनी बनने से पहले लोग होने चाहिए, इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, तो वो शुरू के सेक्शन में नंबर 1 2 3 4 में। अब कंपनी बन गई, कंपनी क्या करेगी? कंपनी कुछ नहीं करेगी, कंपनी सब्सक्राइबर लाएगी, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, तो वो उसके आगे सेक्शंस में है। फिर कंपनी थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने कहा मेमोरेंडम बनाना चाहिए, वो आगे। तो जैसे जैसे कंपनी चलती चली जाएगी सेक्शन भी वैसे ही चलता जाएगा। अगर उसको एक पिक्चराइज फॉर्म में याद करोगे ना, हम्म। तो वो आसानी से आपको सेक्शन से याद हो जाएंगे। इसलिए कंटेंट वाइज नहीं, चैप्टर चैप्टर वाइज। वाइज सेक्शंस को याद करो, याद हो जाए। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम बोध दिए थे तो गैप एकदम नहीं था, तो जो अभी देने वाले दिसंबर में बोध, क्योंकि बहुत लोग फियर में ही एक ग्रुप छोड़ देते हैं और वो जो गैप नहीं मिलता है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता। तो वो 8 दिन में कैसे हम लोग सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर ले, क्योंकि कुछ लोग ट्रैवल करके भी आते जाते हैं तो टाइम मैनेज नहीं होता, तो वो कैसे कर सके हम लोग, उसका कुछ टिप्स दीजिए सर। करेक्ट, करेक्ट है बेटा। नहीं, करेक्ट है बेटा। ये क्वेश्चन भी अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल है। ये हम सेम चीज हमने भी फील की है कि लगातार पेपर हो रहे हैं यार, पढ़ाई कैसे करें यार, लगातार कौन पढ़ता है। लेकिन अगर देखें ना तो इसका एक हिडन एडवांटेज है। देखो कोई चीज जब एक जगह भर जाती है ना, उसको हाँ। तुरंत निकाल दोगे बाहर हाँ। तो वो आसान है, लेकिन अगर उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे तो वो थोड़ा थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस करेगा। हाँ। इसीलिए जो लगातार 8 दिन पेपर होते हैं ना, इसको एक हिडन एडवांटेज के तौर पर लो, इसको एक दूसरे हाँ। एस्पेक्ट में लो। आपको रिवाइज करना ही नहीं है उस 8 दिन में। जो भी हाँ। कहता है रिवीजन करो, उस 8 दिन में आपको रिवीजन करना ही नहीं हाँ। है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको रिवाइज करना है। हाँ। आपको पेपर देना है, यस सर। पेपर देने के बाद घर वापस आना है, घर वापस आने के बाद थोड़ा सा माइंडसेट को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद जब आप उठेंगे तो आप जो भी स्कैनर्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको इस तरीके से सिर्फ पलटते रहेंगे और जब तक आपकी इच्छा करेगी तो आप पलटेंगे और जब तक आपकी इच्छा करेगी आप सो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे उठेंगे, एग्जाम देकर आएंगे फ्रेश माइंडसेट से। लेकिन अगर आप रिवीजन के लिए वक्त ढूंढेंगे तो जो 2 एग्जाम के बीच का ब्रेक हो जाएगा वो आपको एग्जाम में कभी भी कंटिन्यूटी बनाने के लिए रोकेगा नहीं, वो हमेशा आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक करेगा। तैयारी क्या करनी है आपको? कुछ तैयारी नहीं करनी है। जो एग्जाम के दिन है उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम से पहले जितना आपने पढ़ लिया दैट इज द परफेक्ट थिंग जो आपने पढ़ ली है। एग्जाम के दौरान अगर आप मटेरियल उठाकर यहाँ बैठोगे तो गारंटी समझ लो आपका माइंडसेट काम नहीं करने वाला। सिर्फ आपको रखना क्या है अपने बगल में? एक तो म्यूजिक के लिए कुछ मोबाइल रखना है कि थोड़ा म्यूजिक मुझे सुनना है। दूसरी चीज पर आप स्कैनर रखोगे और अपने नोट्स रखोगे और आपको बिल्कुल वो चीजें नहीं पढ़नी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिर्फ वही चीजों को सिर्फ एक बार पलट कर देखना है कि ये क्या है, कैसे लिखा जाता है और ये क्या लिख रहे हैं, कितना बड़ा लिख रहे हैं, बस।
क्या लिखा है उसके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, सर। आराम से रिलैक्स रहोगे, उतना आसानी से पेपर परफेक्ट होगा आपका। ठीक है सर। सर रिजल्ट कब आने वाला? हाँ बेटा। रिजल्ट कब आने वाला है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बेटा ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि देखो, लोग कह रहे हैं 25 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। बेटा कैसे आ सकता है जब अभी तक ओपन है, ऑप्ट आउट की विंडो ओपन है बेटा, अभी ऑप्ट हाँ। आउट कर सकता है बच्चा 4 सितंबर तक। तो अच्छा वो सर। कैसे रिजल्ट आ जाएगा? देखो रिजल्ट जो आने की पॉसिबिलिटी है बेटा, वो समझ लो अगस्त चल रहा है, सितंबर, या तो एंड ऑफ सितंबर आएगा या तो फिर अक्टूबर की बिगनिंग में आ जाएगा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। और बताओ बेटा, और कोई सवाल? सारे डाउट्स क्लियर हैं अभी? यस सर। ये चैट में कोई कुछ रिवीजन एक्सरसाइज को कुछ पूछ रहा है, ये कौन है? सर वैसे किसी को क्वेश्चन पूछा नहीं है, सारा क्वेश्चन हम इकट्ठा कर लिए पूछने के लिए। अच्छा बेटा, नहीं बच्चे पूछ तो रहे हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी सारा कुछ पूछ ही लिया है, मुझे ऐसा सर लगता एक है। क्वेश्चन है पर क्या है वो नहीं समझ में आया। एक्सरसाइज डायरेक्ट पूछता है कि सेक्शन 11A का फीचर बताओ, टॉपिक आते फिर नहीं लिख पाते बिकॉज ऑफ सेक्शन। ये सेक्शन से रिलेटेड है कि जो याद नहीं रहता। जैसे कभी कभार होता है ना कि क्वेश्चन आता है, एसबीसी में भी ऐसे हम देखे थे, क्वेश्चन आया था, पुटअप हुआ था और वहां पे सेक्शन मेंशन है कि हाँ ये सेक्शन का है, अब इसका प्रोविजन जो था या फिर उससे रिलेटेड केस लॉ है, तो वहां पे हमको बताना पड़ेगा। तो जैसे कि अब वो सेक्शन अगर हमको याद नहीं रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे वो आंसर? तो वही। अच्छा, ये एमसीक्यू के लिए पूछ रहे हो या आप ये डिस्क्रिप्टिव के लिए पूछ रहे हो? ये डिस्क्रिप्टिव के लिए ही पूछ रहा है। के लिए पूछ अच्छा देखो, अगर सेक्शन डायरेक्टली लिख के आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ। और आपको नहीं पता कि सेक्शन में आपको क्या लिखना है, तो हाँ। आपको, मैंने अभी बताया ना कि जब आप रेंज में सेक्शन याद करोगे ना, तो आपको एक सेक्शन नहीं याद रहेगा, फिर आपको रेंज याद रहेगी कि 111 है, तो ये कौन से रेंज में आ रहा है, किस चैप्टर का हिस्सा है। जब आपको चैप्टर का हिस्सा पता चल जाएगा, तो उस चैप्टर में आपको एक टॉपिक तो आता होगा, अगर वो एक टॉपिक भी अगर आपको आता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप उस आंसर को फ्रेम आउट कर सकते हो। और याद रखना, हम्म। डायरेक्टली जब सेक्शंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन को अगर ध्यान से 2 बार पढ़ोगे ना, तो हम्म। उसमें आपको आंसर का थोड़ा सा जिस नजर आ जाएगा कि वो कह रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी आपको उसमें थोड़ा सा जिस समझ में आ जाएगा, और उसी से रिलेटेड आपका आंसर आप उसको डिफाइन कर सकते हो इजी वे में। छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। यस सर, मतलब जो भी कुछ भी आता है चैप्टर, अगर हम लोग पढ़े कुछ भी आता है तो उससे रिलेट करके लिख सकते हैं। सर एक और करेक्ट, बिल्कुल क्वेश्चन आप है। उससे रिलेटेड सर मेरा क्वेश्चन खत्म पूछो नहीं बेटा। होगा। एक और क्वेश्चन नहीं ये नहीं, है पूछो पूछो बेटा। कि सर जैसे हम्म। कि बहुत लोगों के अटेम्प्ट्स लगते हैं ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उनके लिए कुछ बताइए। क्योंकि ना वो होता है ना कि अगर आपका कंटिन्यूअस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा होता है, तो घर वाले से लेके आपको भी अंदर फील होता है ना कि सेल्फ डाउट रहता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कि वो लोग बकल अप करें और मतलब हार ना माने, कोर्स छोड़ने का ना सोचें। देखो, करेक्ट है ये। अगेन अगेन बेटा, दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन जो आपका ही नहीं है, ये हमारा भी था। तो मतलब बिल्कुल इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, हाँ। ये सब चीजों से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। तो बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है फेल होना। अब आप बताओ, मैं फाउंडेशन में भी फेल हुआ था। अब सोचिए, आप फाउंडेशन में भी मैं फेल हुआ, इवन मैं फाउंडेशन में फेल हुआ, प्रोफेशनल में कई बार फेल हुआ, और कई बार मतलब 2-3 अटेम्प्ट मुझे लगे, चलिए एग्जीक्यूटिव में बहुत मैं हेल्प 5-7 करेगा, नंबर। हम लोगों के लिए बहुत हेल्प नहीं करेगा। तो यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कि फेलियर अगर आपकी लाइफ में नहीं होगा, तो आप सक्सेस की तरफ कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना, तो कैसा? आप करोगे क्या, आप बताओगे क्या कि फेलियर है क्या। इसलिए फेलियर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। आपके ऊपर सेल्फ डाउट आपको नहीं आना चाहिए। उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस तरीके के डिमोटिवेशन लेते हैं, उन्हें सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सर वो लोग उनका कॉल है, लेकिन लोग लोग तो कहेंगे, 4 लोग हैं वो तो कहेंगे, लोगों का काम भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ ये सोचो कि जो चीज आप कर रहे हो, यस जितनी सर। हिम्मत से आप उस कोर्स में जुटे हो, वो लोग तो वहां पर है भी नहीं। यस तो सर। वो कौन होते हैं आपको ये बताने वाले कि आप क्या कर रहे हो? मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ कि अगर बेटा आपके पास 4 से 5 साल हो, तो इस कोर्स में घुसो, अदरवाइज
4 से 5 साल अगर आपके पास इस कोर्स को देने के लिए नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। देखो, हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीएस छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में आए हो तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, अच्छा छोड़ सर। सकते हैं। मेरे लिए मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा सबके लिए कि सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है किसी चीज में तो आप कितने भी बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाओ या किसी भी चीज को क्लियर कर लो, आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो सेटिस्फैक्शन व्यक्ति को मिलती है। इसीलिए अगर आपके मान लो 5-6 अटेम्प्ट लग भी गए और आपको लगता है कि नहीं यार ये कोर्स मुझे कंप्लीट करना है किसी यस भी सर। तरीके से, तो आप कंटिन्यू करो, क्योंकि अटेम्प्ट कभी भी मैटर नहीं करेगा। जिस दिन आप सीए बन गए या सीएस बन गए या सीडब्ल्यूए बन गए, कोई आपके अटेम्प्ट पूछने नहीं आने वाला कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। इट्स योर कॉल, इट्स योर सर डिसीजन। बस ध्यान रखो कि जो फेल होगा वही सीखेगा, जो डायरेक्टली पास हो जाएगा उसे सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सर एक अब क्वेश्चन सीखना और है या पास है। होना है। हाँ बेटा बताओ। सर अटेम्प्ट से ही हम पूछ रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ जगह पे हम लिंक्डइन पे देखे थे कि रैंकर्स का रहता है, प्रायोरिटी देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का, ये हम देखे हैं। मतलब अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं देखे हैं अभी, पर ऐसा हम बहुत लोगों का एक्सपीरियंस देखे हैं कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यूअर हम लोगों का मतलब अटेम्प्ट का देखता है। ऐसा ऐसा कुछ है क्या कि मतलब कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला रहता है उसको प्रायोरिटी कुछ कंपनीज देती है? नहीं 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 बेटा, अगर आपके ये सोर्सेज वही लिंक्डइन है या आपके फ्रेंड्स हैं? हेलो। सर। हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हाँ हूँ कि सर बोलिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो लिंक्डइन के थ्रू है सर या ये आपके लिंक्डइन व्हाट्सएप पे, ग्रुप के थ्रू है? नहीं नहीं सर, ये लिंक्डइन पे हम पढ़े थे बहुत सारे जो मतलब कि रिसेंट जो ट्रेनी थे और कुछ कुछ जो मतलब कि इस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस है वो लोग ना इससे रिलेटेड एक पोस्ट डाले थे, तो वहां पे हम पढ़े थे। और वो एक स्क्रीनशॉट था जिसमें कि इमेज था उनको, तो उसमें था प्रायोरिटी उनका था ना फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव क्लियर करने वाले को प्रेफरेंस देंगे वो कंपनी में। तो उनका वहां पे लिखा हुआ था कि ऐसे कुछ कुछ एमएनसीज में होता है, तो फिर वही हमको पूछना था कि ऐसा कुछ एग्जैक्टली होता है क्या? नहीं नहीं, दिस इज ऑल अ मिथ। और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग ये चीजें बता रहे हैं, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो पर्सनल दायरा है उनका, ठीक है। उन्होंने जितनी लाइफ देखी या उन्होंने जो चीजें देखी वो उस हिसाब से उसको बता पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल ट्रुथ जो जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, वो ये है, हम्म। अटेम्प्ट नहीं मैटर करता। ओके सर। आपने कितने अटेम्प्ट में पर्टिकुलर चीज को क्लियर किया वो मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली जब आपके पास एक सीएस की डिग्री होगी, आप भी एक सीएस की डिग्री लेकर जाओगे और दूसरा बंदा यस भी सर। सीएस की डिग्री लेकर जाएगा। आपके जो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज होंगी या स्पॉन्टेनियस आपका बिहेवियर होगा या बात करने का तरीका होगा, जो एडिशनल शार्पन स्किल्स होंगी जो आप ये 4 सालों में सीखोगे अपने लाइफ से, वो वहां पर काम आएंगी। जो भी ओके सर। एम्प्लॉयर होता है वो कभी भी आपकी डिग्री को नहीं देखता है, वो डिग्री को रखता है सामने कि आप एक क्वालिफाइड होने चाहिए, लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा एज चाहिए होता है। वो एक्स्ट्रा एज बनाने के लिए हम्म। आपको वो 4 साल में पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को इनहेरिट करना पड़ता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, दिस इज ऑल अ मिथ कि जितने अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे उतनी आपकी जो जो एमएनसीज में जाने के जो सीन होंगे वो थोड़े से पीछे आते जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आपकी डिग्री, आपकी पर्टिकुलर स्किल, आपकी पर्सनैलिटी आपको इनकम भी दिखाएगी और रेपुटेशन भी प्रोवाइड करेगी मार्केट में। ये मेरा कहना सर एक और क्वेश्चन है। है। पूछो बेटा, मैं हूँ वहां पे, अवेलेबल हूँ, पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको याद आया, मतलब अभी रिसेंटली 6 महीने पहले एक मेरा फ्रेंड हमको बता रहा था कि ऐसा कुछ है जैसे कि जो लोग मूव आउट करते हैं अपनी सिटी से कहीं और, जैसे सपोज दिल्ली में हम अगर ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले हैं हम यहाँ यूपी से, तो ऐसा कुछ रहता है कि वहां पे प्रेफरेंस देते हैं। वो जो स्टाइपेंड का प्रेफरेंस रहता है वो थोड़ा
दिल्ली वाले लोग जो है जो रहते हैं वो लोगों को थोड़ा कम स्टाइपेंड मिलता है, और जो बाहर से आते मूव आउट करते जिनको स्टे करना रहता है और ट्रेनिंग करना रहता है उनका थोड़ा स्टाइपेंड 2-3 हजार ज्यादा रहता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, अगेन अगेन ये सवाल जो है ये अगेन ये सोर्सेस का आपके सवाल है, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है, बिल्कुल नया है, तो इसका हाँ। आंसर भी आपको नया देता हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एम्प्लॉयर्स बाहर से बच्चे आते हैं और उनको अपने यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो अपने लेवरेज के हिसाब से उनको एडिशनल स्टाइपेंड इसलिए देते हैं ताकि उनका जो इतने दूर से वो लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनका हाँ। कन्विंस, उनकी कन्वीनियंस के लिए उनको पैसा देते हैं। इट इज नॉट कि उनको प्रेफरेंस देते हैं, वो उनको अपनी लेवरेज के अनुसार उनके लिए एक छोटा सा एज रखते हैं अपने कॉर्नर में कि वो बाहर से आ रहे हैं, तो क्योंकि वो बच्चा है, वो कमा नहीं रहा पैसे, उसको आपको सिर्फ स्टाइपेंड देना है, तो उसके कन्वीनियंस के लिए वो एम्प्लॉयर पैसे आपको एक्स्ट्रा दे देता है। और उसके अलावा क्योंकि जो दिल्ली से रह रहा है या जो पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है, उसको क्या है, घर वापस जाना है ना, उसके पास वो सुविधा है। यस। लेकिन जो हाँ। बाहर से आ रहा है, तो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ये हम्म। उनकी तारीफ वाली बात है कि वो लोग ऐसा बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट कोर्स जो आईसीएसआई प्रोवाइड करता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है और उसको करना चाहिए जो आईसीएसआई प्रोवाइड करता है कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज। बेटा, ये सर्टिफिकेट जो कोर्सेज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, करेक्ट हैं। वीडियो बेस्ड होते हैं, वो भी करेक्ट है। फैकल्टीज आपको बताते हैं उसके बारे में, वो भी करेक्ट है। लेकिन आपको करना है ये करेक्ट नहीं है, ना मैंडेटरी है, आपको नहीं करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज बेसिकली होते हैं वो मेंबर्स के लिए होते हैं। ओके सर। क्यों मेंबर्स के लिए होते हैं, उसका रीजन ये है कि उनको कुछ आवर्स अपने मैंडेटरी कंप्लीट करने होते हैं, और दूसरी चीज जो प्रोफेशनल एरिया में काम कर रहा है उनके लिए वो सर्टिफिकेशन कोर्स थोड़े से ज्यादा बेहतर होते हैं। अभी आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट्स की पढ़ाई ऑलरेडी बहुत है, आप यस। एक बार मेंबर बन जाओ, उसके बाद ये कोर्सेज करोगे तो आपको वो एडिशनल इनकम देगी। लेकिन अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स अभी कर लिया, सर्टिफिकेट कोर्स, फिर आप उससे सोचोगे कि इनकम जनरेट करो, जब आप इनकम जनरेट करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। यस। इसलिए अभी कोई जरूरत नहीं है करने की, मैंडेटरी भी नहीं है और आपको करनी भी नहीं चाहिए। सर एक क्वेश्चन है दिशा रील्स का, सर ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कोई टिप्स? बेटा देखो, मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर नहीं हूँ, तो मैं उसकी टिप्स भी इसीलिए नहीं दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ दिशा ये बोलूंगा आपसे कि ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको लोगों को बीट करना पड़ेगा, कंपटीशन है, आप लोगों को बीट करोगे तभी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि आप खुद को हरा लो, तो आप सीएस बन जाओगे और आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हो। इसीलिए ऑल इंडिया रैंक के लिए मत सोचो, और अगर आप सोच रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ नहीं तो 16 से 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से ज्यादा आपका मेंटल स्टेट होना चाहिए कि आप लोगों को हराने के लिए तैयार हो कि नहीं। इसीलिए पास हो जाओ। ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स की भी वैल्यूएशन वही है बेटा जो हमारी है या आपकी है। बीइंग अ प्रोफेशनल आप दोनों बराबर है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग ऑल इंडिया रैंक लाते हैं तो उनके लिए अप्रिसिएशन है कि वो इतनी मेहनत करके ये चीज अचीव करते हैं, दैट इज द थिंग। बट द थिंग इज कि जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप दोनों अपने स्किल और अपने टैलेंट के वजह से आगे जाते हो, ना कि ऑल इंडिया रैंक होल्डिंग के वजह से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल बेटा पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल, पूछो बेटा। हाँ सर, तो आपके आपके डाउट क्लियर हो गए बेटा? यस सर। हाँ, तो एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत वीडियोस हम देखे फर्म और कंपनी का, तो मतलब सर जो फर्म होती है वहाँ पे बहुत कम मिलता है स्टाइपेंड, और कंपनी होती है वहाँ पे ज्यादा मिलता है, पर फर्म में एक्सपोजर ज्यादा है। तो उसमें मतलब दोनों में क्या से चूज करें? जैसे सपोज सर जिनको मतलब कि इनकम पे ज्यादा फोकस है क्योंकि वो बाहर मूव आउट कर रहे हैं, तो वो 3 to 4 thousand में तो उनका नहीं हो पाएगा, कहीं वो बाहर जा रहे हैं और वो फैमिली से तो बोरो करेंगे नहीं हर वक्त मनी, तो उनको मतलब उनके लिए अगर फॉर्म वाला रहेगा ऑप्शन, नहीं मतलब फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं चूज करे तो ये कंपनी में उनको सीखने को नहीं मिलेगा बहुत कुछ? करेक्ट, क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो क्या है,
एक्सपोजर फर्म में ज्यादा क्यों है और कंपनी में कम क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। हम्म। जो फर्म होती है उसमें कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके साथ पार्टनरशिप में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे और एक दो असिस्टेंट हो सकते हैं। ठीक, ओके सर। छोटा सा फर्म है, 3-4 लोगों का फर्म है। कंपनी है, कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरीज होगा, उसके कुछ असिस्टेंट्स होंगे, उसके अलावा एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, वो वहां पर भीड़ ज्यादा होगी और यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम होगी। इरेस्पेक्ट कि कम क्या होगी, वही लोग होंगे जो आपके प्रोफेशन से रिलेट करते होंगे। पहली चीज ये, एक्सपोजर वहां ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी वहां पर होगा एंड उसके साथ साथ आपको डायरेक्टली उसके साथ डील करना होगा, तो कंपनी सेक्रेटरी आपको डायरेक्ट इंडिपेंडेंट काम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको एक्सपोजर वहां ज्यादा है। अब आ जाते हैं कंपनी में। कंपनी में जब भी कोई काम आएगा तो कंपनी सेक्रेटरी खुद करेगा। खुद इसलिए करेगा क्योंकि वो खुद वहां का एक एम्प्लॉय है और उसको वो चीजें मैनेज करनी है। वो आपको काम सिखाने के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर्स है। लेकिन फर्म क्या है, वो इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी चला रहा है, तो वो आपको काम सिखा भी सकता है और काम बता भी सकता है। यहाँ पर आपकी एक इंडिपेंडेंसी होगी कि आप सारी चीजों को, सारे डॉक्यूमेंटेशन को खुद प्रिपेयर करके बना सकते हो। वहां पर कंपनी में ऑलरेडी सेट पैटर्न पे चीजें चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेट पैटर्न को, उसकी व्यवस्था को आगे लेते जाना है। इसलिए वहां पर कम एक्सपोजर है। फर्म में जो पैसे मिलते हैं वो कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि अगर कंपनी सेक्रेटरी के पास काम आएगा तो वो अर्न कर पाएगा, और जब वो अर्न कर पाएगा तभी आप लोग को स्टाइपेंड दे पाएगा। कंपनीज में काम आए या ना आए, आपको फिक्स सैलरी मिलनी है, और जो बच्चों को स्टाइपेंड देनी है वो कंपनी सेक्रेटरी को अपने जेब से नहीं देनी है, वो कंपनी के पैसों, जो भी एक्सपेंसेस है उसमें से उसको बेयर आउट करनी है। इसलिए दोनों में थोड़ा सा जो माइन्यूट डिफरेंस है वो यही होता है। अच्छा। चूज आपको करना है वाइजली कि आपको किधर जाने की इच्छा होगी। ओके सर। ठीक है, सर दिशा का एक क्वेश्चन है कि वो असम से है और सब बोलते हैं सीएस में स्कोप नहीं है और डिमोटिवेट करते हैं उसको। सर ऐसा कुछ तो है नहीं ऐसा हमको लगता है। देखो देखो बेटा, क्या है कि मतलब तुम्हें लगता है कुछ नहीं है स्पोर्ट्स में? नहीं सर, हमको ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि सीएस में स्कोप नहीं, स्कोप हर जगह। सर हम बनारस से हैं तो हमको लगता है कि वहां पे स्कोप हो सकता है, तो मतलब असम तो बहुत बड़ा जगह है। बिल्कुल करेक्ट है। दिशा 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 जो है बेटा, उसका सवाल सही है। देखो, लोगों का काम, देखो हर इंसान का कुछ काम दिया हुआ है, ऊपर वाले ने सबको एक एक काम अलॉट किया है। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है कुछ और करना, मुझे मोटिवेट करना है लोगों को, राजेश्वरी का काम है सवाल पूछना आप लोगों के, और जो दिशा के आसपास के लोग हैं उनका काम है डिमोटिवेट करना। तो भाई देखो, सब काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप भी अपने साथ ईमानदारी रखो और आप अपने काम पे फोकस रखो। लोग कहते रहेंगे, उनका काम है। डिमोटिवेट होना ना होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्कोप है या नहीं है, वो जब आप देखोगे अपनी आंखों से तो आपको नजर आएगा। दूसरा आपकी आंखों से देख के नहीं बता सकता ना कि यहाँ पर गड्ढा है या नहीं है। जब आप उस गड्ढे में गिर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यार सीएस में स्कोप नहीं है। सीधी सी बात है। तो आप दूसरों की बातों पे बिलीव मत करो। और किसी भी चीज में मैं ये भी बोलता हूँ, इवन एक चीज और ऐड करता हूँ, अगर आप बीए का कोर्स भी परस्यू करते हो और सिर्फ बीकॉम भी परस्यू करते हो, उसमें भी स्कोप है। स्कोप कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ये ऐसा। आपके ऊपर है स्कोप को क्रिएट करना। तो वो आपके ऊपर है, चाहे आप कुछ भी कर लो तो वो आप ही कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। एक क्वेश्चन है कि सीएस फॉर्म कोलकाता में है, कोई जानता है? और क्या चीज बेटा? सर एक क्वेश्चन ये है कि एनीवन नो सीएस फॉर्म इन कोलकाता? कोलकाता में भी होंगे ना सीएस फॉर्म सर? बेटा हर जगह होंगे बेटा, जहां जहां कंपनी सेक्रेटरीज अवेलेबल होंगे, पूरे इंडिया में अवेलेबिलिटी है सीएस की, तो हाँ। सब जगह होंगे बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बिल्कुल होंगे। सर एक क्वेश्चन है स्नेहा का, जो कि वो हैदराबाद से, उसका क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टडीज की कैसे हम लोग अपने स्टडीज को एंजॉय करें और अपने माइंड को फ्रेश करें और डिमोटिवेट होने से बचें, सोसाइटी के टॉर्चर से बचें। सर सोसाइटी अच्छा, से सब सबसे अच्छी परेशान चीज है। है, देखो सोसाइटी से परेशान लोग इसलिए हैं क्योंकि देखो, जितनी ज्यादा आप सोसाइटी का हिस्सा बनोगे हाँ। उतनी ज्यादा आप परेशान होगे। मैं कहता हूं, अपनी लाइफ में कम से कम लोगों को रखो, कम से कम लोगों को प्रायोरिटी दो,
जितने कम लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, सुरक्षित रहोगे और इस सोसाइटी के टॉर्चर से आप बच जाओगे। क्या होता है जब आप इस स्टेज पर होते हो, लाइफ के इस एज पर होते हो, हाँ। तो आपके लिए सब लोग इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं, ये गलत है। अभी से आप माइंडसेट अपना बनाना शुरू करो, लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। यस सर। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी बातों से मुझे फर्क पड़ने वाला है, इनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी बोलते रहो, यस पहली सर। चीज तो आप ये करो, चूज करो वाइजली। ये मेरे दोस्त हो सकते हैं और ये मेरे फैमिली है जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, और उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, और मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, दोनों चीज। तो ये चीज आपने डिसाइड कर ली। जब आपके पास भीड़ कम होगी, तो भीड़ कम जब होगी तो आपके पास उतने ज्यादा क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। अब आप पढ़ाई को इंजॉय कैसे कर सकते हो और पढ़ाई को फ्रेश माइंड से कैसे पढ़ सकते हो? अच्छा, जब इस कोर्स में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो याद रखो सिर्फ पढ़ाई का। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ 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 सर, आ रही है आवाज। तो नेटवर्क इश्यू, तो आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है। हाँ। तो जब भी आप इस कोर्स में पढ़ाई करोगे या कोई भी कोर्स के लिए पढ़ाई करोगे बेटा, तो ध्यान रखना कि जब आप, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, पढ़ाई से कोई खुश नहीं है, ठीक है? कोई भी खुश नहीं है, पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है? पढ़ाई हम लोग के लिए हमेशा से एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन रहती है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट हो, और हम लोगों जैसा एक नॉर्मल बच्चा भी हो। उसको इंजॉयमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको इंजॉयमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि अपनी लाइफ का एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन का एक एक्टिविटी ढूंढो जो आपको खुशी देती है, जो आपको। आवाज आ रही है बेटा? हेलो? हाँ सर बोलिए। नेटवर्क बेटा थोड़ा सा इशू है। हाँ सर बोलिए। आ रही है? तो यस। अपनी अपनी लाइफ की एक ऐसी एक्टिविटी को ढूंढो जो आपको खुशी देती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, या हॉबी होती है, या ऐसी एक चीज होती है जो आपको करते ही हैप्पीनेस मिलती है। उसको आइडेंटिफाई करो, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपने स्टडीज के पर्टिकुलर स्केड्यूल में उसका हिस्सा बनाओ। जब ऐसा आप करने लगोगे तो जो पढ़ाई के बीच का जो गैप होगा वो सेटिस्फैक्शन फील करेगा, और जब वो सेटिस्फैक्शन आपको फील करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे। पढ़ाई को एंजॉय इसलिए करोगे क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे और पढ़ाई करने के बाद आप सोचोगे यार अभी मुझे वो काम करना है जो मेरे मन पसंद है, तो आप उस काम को ईगरली भागोगे, क्यूरियोसिटी के पीछे उसको भागोगे कि यार मुझे ये करना है। इसलिए आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, और पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी चीजों में मन लगने वाला है, ठीक है? देखो, पढ़ाई से कोई खुश नहीं है। पढ़ाई करने के लिए आपको अपने दिल को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ये करने को नहीं मिलेगा। तो जो करना है वो आपकी खुशी की चीज होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा बेटा आ- आ- आवाज, बेटा आवाज, बेटा, बेटा राजेश्वरी सर बेटा आवाज आ। आवाज आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा सा नेटवर्क। अच्छा। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर हम ये बोले थे, जैसे मेरा 8 दिन लगातार एग्जाम था, तो मेरा एक था कि रिवॉर्ड था, कुछ ऐसे हम रखे थे कि चॉकलेट्स या फिर कुछ खाने की चीजें, जिससे कि मेरा माइंड भी रिफ्रेश हो जाए और हमको ये भी फील हो कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम उसके लिए अपने आप को पैम्पर करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे ये मेरा तरीका था। तो जब पढ़ते तो उस वक्त भी ऐसे ही रहता है कि हाँ अब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो हम कुछ करते हैं अपने लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका है बेटा। देखो, तभी तो आप एग्जाम देने के बाद जब आए हो तो आप इस तरह के वीडियो चैट्स कर पा रहे हो, और खुशी से कर पा रहे हो, और लोगों की मदद कर पा रहे हो। अगर आपका माइंडसेट अभी क्लियर नहीं होता, अगर आपने वो ब्रेक नहीं लिया होता, तो आप इतने खुश नजर नहीं आते। आप कहते हैं यार वो पेपर खराब हो गया, अरे यार वो खराब। इसलिए अभी आप यहाँ पर हो क्योंकि आपने वो कंटिन्यूटी को मेंटेन किया। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप लोगों की मदद भी कर सकते हो, और लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हो, कि एज अ स्टूडेंट आप बेटा लोगों की हेल्प कर रहे हो। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप ये कर पा रहे हो। तो ये आपका खुद का सेटिस्फैक्शन है ना, हाँ तो सर। वो आपको मदद कर रहा है इन सब चीजों के लिए कि आप कर पा रहे हो। अच्छी बात है। आप
अपना भी सीएस साथ में क्लियर करोगे और अपने साथ वालों को भी आगे लेकर चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाओगे बेटा, अच्छी बात है, थैंक यू करो, सो देखो मच। ये जरूरी है लाइफ में। सर एक अच्छा है क्वेश्चन बेटा, आप करो। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे हाँ, कि ये हम फेस किए थे 2020 में, कोविड के टाइम हम फेस किए थे, क्योंकि सीएस का एग्जाम ऑल ऑफ सडन जून से वो दिसंबर चला गया, और थोड़ा हमको मेंटल इलनेस। बेटा आवाज आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बेटा सवाल प्लीज रिपीट करो, आवाज नहीं आ रही है। सर शैल आई कंटिन्यू? हाँ बेटा बोलो बोलो, अब आ गई हाँ, आवाज, तो हाँ सर बोलो हम ये बेटा। पूछ रहे थे, जैसे ये मेरे साथ हुआ था कि मतलब सीएस ही मेरे लिए वो हो गया था, सीएस सीएस सीएस, और कुछ भी कहीं जाना नहीं, कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं, ना मूवी देखने का मन करता था, ना सॉन्ग, मतलब सब चीज में से इंटरेस्ट निकल गया था, बस ये था कि सीएस हो जाए, सीएस हो जाए। तो वो वाला हम बहुत अपने सराउंडिंग में बहुत लोगों को देखे कि सीएस को कुछ ज्यादा ही नहीं, मतलब कि तवज्जो ज्यादा मिल गया है, लाइफ से ज्यादा तवज्जो सीएस कोर्स को मिल गया है, और जो लाइफ है, लाइफ का चलो, पार्ट है ना सीएस। तो हम लोग पता नहीं क्या हो जाता है एक टाइम के बाद, मतलब जो कोर्स ऑप्ट करते हैं ना उसको, मतलब कि ठीक है ये प्रेशर है, वो उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, फिर हम लोग के लिए वो कोर्स ही पूरी लाइफ हो जाती है, उसको कैसे डील करें? देखो बेटा यही है ना कि, वही है ना कि लाइफ बहुत बड़ी है, ये सारी जो चीजें हैं वो लाइफ का हिस्सा है, लाइफ नहीं है, लाइफ आपकी बहुत बड़ी है। देखो एक बात हमेशा समझो, ये मेरे साथ भी होता है, हाँ जिस एज पर आप लोग अभी हो, 20 21 18 19 साल की एज पर हो ना, हाँ इस लाइफ की एज पर आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, आप हाँ कुछ ना कुछ करते चले जाओगे, हाँ आपको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, इसीलिए अगर आप उसको अपनी लाइफ मान रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि हाँ हो सकता हो 24 25 साल के बाद आप सीएस बनने के बाद कुछ और ऐसा काम कर रहे हो जो सीएस से रिलेटेड भी ना हो। हाँ। तो वो अगर आप किसी चीज को साथ में लेकर चलोगे, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो, चाहे वो किसी कोर्स के बारे में हो, यस ठीक है, तो वो आप कंटिन्यू बेसिस पे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बना सकते, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोर्स हो। सर। सबको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां पर आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन चूज करने की क्षमता बहुत रेयर होती है, तो यस सर। इसीलिए ये एज जो है बहुत फ्लेक्सिबल एज है, जहां पर आपको आज लगेगा कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बन गई, या मुझे लगेगा मैं सीए बन गया, मुझे लगेगा कि मैं एक एक्टर बन गया, मुझे लगा मैं यूट्यूबर बन गया, मुझे लगा कि मैंने म्यूजिक में कुछ हासिल कर लिया, मुझे लगा मैं डिजिटल मार्केटिंग में निकल गया आगे। तो ये एक वैसी स्थिति है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इसमें से कोई भी क्वालिटी अपनी आइडेंटिफाई कर ली ना, यस तो 24 साल के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज आपको सेटिस्फाई करती है, वो आपके सर। लिए इम्पोर्टेंट वैसे भी ना सर होता है ना, जिस चीज के पीछे भागते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, और वो मिल जाती है तो कभी कभार खुशी नहीं मिलती है, मतलब वो बहुत सारा मेहनत कर है। लो, सब बिल्कुल कर नहीं, लो, फिर वो लगता है कि क्या ही मतलब है। तो वो बहुत जरूरी है कि क्या ही मतलब है, क्योंकि आप, करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए एक्चुअली बने नहीं हो ना, हाँ आप आपके लिए कुछ और काम अलॉट किया गया है, वो तो लाइफ की स्टेज है कि आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन आप बने किसी और चीज के लिए हो ना, तो वो यस अल्टीमेटली आपको एक समय के बाद ही पता चलेगा। देखो समय से पहले किसी को कुछ नहीं पता चलता, तो वो यस समय के साथ पता चलेगा, लेकिन समय का यूटिलाइजेशन हर इंसान को करना चाहिए। यस सर। और वो कहते हैं ना, सीखते रहना चाहिए, चाहे वो सीएस का कोर्स हो चाहे वो कोई भी करेक्ट, कोर्स हो, बिल्कुल, सीखते रहना चाहिए। सर मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन बिल्कुल है, बेटा। सर सिर्फ सीएस के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन के आंसर ही बता सकते हैं क्या? वो यूपीएससी कर रहे हैं सर, कुछ मोटिवेशनल उसको भी कुछ बता दीजिए। क्या चीज बेटा, क्या बोले हैं? सर आवाज नहीं, क्या बोले बेटा, एक बार रिपीट करना। सर मेरा फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है, सीएस के अकॉर्डिंग ही सब चीज बताते हैं क्या सर, कोई और लाइन का बता सकते हैं, वो यूपीएससी कर रहा है तो उसको कुछ मोटिवेशनल कुछ बताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं सिर्फ सीएस के लिए, देखो सीएस के लिए मेरा एक एज है, क्योंकि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, यस और सर। मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लमों को देखा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने फेस की, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चों के लिए या जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको हाँ कोई दिक्कत नहीं हो, वो इजी वे में करें, क्योंकि पढ़ने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है हमारे पास। यस सर। इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी
आउट ऑफ द वे जाकर मदद करता हूँ, ठीक है। अब रही बात जनरल मोटिवेशन की, तो बेटा हाँ मैं जनरली भी लोगों को काउंसिल करता हूँ। तो रही बात यूपीएससी की मोटिवेशन के लिए बेटा, तो फिर से वही चीज है, मैंने हमेशा यूज करता हूँ, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता यस कि सर। सीएस कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो कोई भी कोर्स में बेटा यूपीएससी भी आता है। और यूपीएससी की अगर स्पेशल बात करी जाए तो वो ऑटोमेटिकली सिविल सर्विसेज का हिस्सा है। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस चीज के लिए इतनी लंबी भीड़ है जो ऑलरेडी तैयारी कर रही है। अब उस भीड़ में से आपको अकेले निकलना है, तो इसके लिए आपके पास एक आउटर एज होना चाहिए। आउटर एज होने के लिए आपको थोड़ा सा स्किलफुल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप यूपीएससी क्लियर करो, तो देख लो कि ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर नहीं होते, ठीक है। क्लियर क्या होता है, आपके जो लाइफ की स्टेजेस होती हैं, आपने आज यूपीएससी की तैयारी की, नहीं अटेम्प्ट क्लियर हुआ, आपने नेक्स्ट टाइम तैयारी की, आपने नहीं क्लियर किया, लेकिन जो 2 अटेम्प्ट में आपने सीखा वो ये सीखा कि आप अगर किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या उसमें से कोई बीच का रास्ता है जहां पर आप जा सकते हो। तो ये तरीका है। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जिस कोर्स का हिस्सा हो, लाखों उस कोर्स में घुसते भी नहीं है। मैं भी कभी नहीं आया यूपीएससी के एग्जाम, तो ऑलरेडी आप मेरे से तो आगे हो ही गए। अगर आप उस कोर्स का हिस्सा हो तो आपने एक इंसान को तो हरा ही दिया, यस फिर आप सर। अटेम्प्ट दे रहे हो, जैसे ही आप पास होगे तो आप लाखों को हरा दोगे। तो ध्यान रखो आप कितनों को पीछे छोड़ रहे हो, ये मत ध्यान रखो कि आप पीछे हो या बहुत पीछे हो। सिर्फ इतना ध्यान दो, जैसे मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे आपने हरा दिया, आप मोटिवेट हो, भाई मुझे हरा दिया, मैंने नहीं दिया कभी यूपीएससी। और आपको बता दूं, मेरे इतने अंदर क्षमता भी नहीं है कि मैं इस तरह के कोर्सेज में एंटर करूं। आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, और आप इस कोर्स में बने हो, यही आप में अपने आप में जीत। हाँ सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप इस एज पर अपने साथ साथ अपने लोगों को भी आगे ले जा रहे हो, उनकी भी मदद करा पा रहे हो। बहुत अच्छा लगा कि आप इस थॉट प्रोसेस के साथ कर रहे हो। थैंक यू मुझे सो लगता मच है कि सर। ऐसी होनी चाहिए आजकल की जनरेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जनरेशन होनी चाहिए। मैं हमेशा से सोचता था कि एज अ स्टूडेंट आप ये काम अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये रियली अप्रिशिएटिंग है। इट्स नॉट थैंक यू बिकॉज सो कि मैं मच आपसे सर। कनेक्शन में हूँ कि तो मैं आपका कनेक्टिंग आपको कनेक्टेड हूँ इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट ऐसा हो कि अपने साथ साथ लोगों को भी लेकर चले। आप तो जो देखो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, यस सर। डेफिनेटली यू विल गेट अ रिवॉर्ड, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिवॉर्ड, और आपको लेना नहीं पड़ेगा किसी से, यू विल डेफिनेटली गेट इट। एंड आप हमेशा सर खुश आपकी रहोगे एंड ब्लेसिंग कीप बने रहे स्माइलिंग लाइक बस। दिस। बेटा मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ सर हमेशा है, सीएस आप बनते हमेशा सबसे ऐसे रहो पहले अपने। आपसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल पार्टी बेटा, देंगे। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल बेटा, मेरी पार्टी ये है कि आप सीएस बन जाओ, वो मेरे लिए पार्टी है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप अपना आराम से स्माइल करते रहो, खुश रहो, कोई भी दिक्कत हो टेंशन फ्री रहो जैसे आप हो। यस सर। इसके अलावा जो करना है आपको लाइफ में करो, और लोगों की मदद कर रहे हो, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है बेटा। और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया ताकि मैं कुछ बच्चों की हेल्प कर पाया हूँ। आई होप उनकी हेल्प करी हो मैंने। कभी भी कोई डाउट हो। आई होप सर। आवाज बेटा थोड़ी जा रही है, सर हम ये बोल रहे क्या कह रही है बेटा? हैं, इस जो लाइव में जो लोग क्वेश्चन पूछे और जो देखेंगे अभी हम जब अपलोड करेंगे तो उससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा। बिल्कुल बेटा, बस हेल्प मिल जाए तो बस मेरा भी काम सफल हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। हाँ हेल्प सर। करना इंपॉर्टेंट है, कितनों की कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिटर्न हाँ में क्या देते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में हमारा कंट्रीब्यूशन होना हाँ। चाहिए। और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहो बेटा, बहुत थैंक जल्दी सीएस बनोगे, अच्छे से करो काम। और यू कीप सर। स्माइलिंग, हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है बेटा। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। ठीक है, बाय बाय, गुड गुड नाइट। नाइट सर। थैंक यू। ओके बेटा। सर दिया करो नमन जैसे। आई होप सबको अच्छा लगा होगा लाइव।